दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में। उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। एनटीपीसी एग्जाम जो कि 5 जून से शुरू होगा, उसके मद्देनजर नजर रखते हुए एक और बेहतरीन मॉक टेस्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हूं, और इस गारंटी के साथ कि जितने भी मॉक टेस्ट मैं सीक्वेंस में आपको करा दे रहा हूं, उससे बाहर आपका 90% सिलेबस इसके अंदर रहेगा। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं। मैं कह तो पूरा 100% सकता हूं, लेकिन कभी कदार क्या होता है, कुछ आध क्वेश्चन बाहर हो जाते हैं। मैं ये पूरा नहीं कहूंगा कि सब कुछ उसी से आएगा, हाँ, लेकिन जरूरत ये जरूर कहूंगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न से। ये आपका पहला क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर 83 को पूरी तरह से डिवाइड करेगी। अब मेरे प्यारे भाई, अगर इसमें हम सबसे छोटे वाला वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं, 7 की पावर 81, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा 7 की पावर 1 यानी 7, यहाँ बचेगा 7 की पावर 2 यानी कि 49। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक। अब 7 की पावर 81 मतलब एक चीज तो समझ में आ रही कि संख्या 7 का मल्टीपल होनी ही चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं कि 7 का मल्टीपल ना हो। तो 7 का मल्टीपल ये है, 7 का मल्टीपल ये नहीं है। यहां पर देखेंगे तो 7 का मल्टीपल ये भी नहीं है, और यहां पर देखेंगे तो 7 पंजे 35, 7 का मल्टीपल ये भी नहीं है। केवल यही आपका आंसर हो गया। दूसरी बात, क्योंकि 7 का मल्टीपल था ही था। दूसरी बात, अगर हम इसको जोड़ लेते हैं कि 7 की पावर 81 ये हो जाता और यहाँ पर होता 49, 7 56 और 1 57। 57 का मतलब वो संख्या 3 का भी मल्टीपल होती है और साथ में 19 का भी मल्टीपल होती है। तो अगर आप देखेंगे इसी संख्या को 399 को, तो ये 19 का भी मल्टीपल है और ये 3 का भी मल्टीपल है भाई। तो सही जवाब क्या हो गया? सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। जब 200 को एक धनात्मक पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बनता है। x के कितने मान होंगे? ये ऑप्शन ही नहीं दिया है। चलो कोई बात नहीं, 3 ऑप्शन देख लेते हैं। ए अपने मन से कुछ लिख लेते हैं, मान लीजिए 7 लिख लेते हैं। देखो क्या है, समझना बात को। जब x कोई एक संख्या है, इससे हम अगर 200 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो शेषफल बचता है वो 8 बचता है। तो इसका मतलब अगर इस शेषफल को मैं इस संख्या में से घटा दूं तो हमारे पास आएगा 192। मैं ये कह सकता हूं कि 192 इस संख्या x से पूरी तरह से डिवाइड, करेक्ट। यानी 192 का जो फैक्टर होगा वो यहां पर आ सकता है, ये 100% तय है। अब दूसरी बात, एक बात आपको और समझनी है कि जैसे हमारे पास जो भाजक होता है, जो डिवाइजर होता है, वो हमेशा शेषफल से बड़ा होना चाहिए। यानी x का मान हमेशा 8 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे कितने मान संभव होंगे ये देखना है। तो 192 के अगर हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखें तो 192 क्या होता है? 192 होता है 64 गुणे 3, अगर टोटल फैक्टर देखें। और 64 का मतलब होगा 2 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 1। अगर इसके टोटल फैक्टर देखेंगे तो पावर 1 7 हो जाएगी, पावर 1 2 हो जाएगी। यानी कि 192 के टोटल कितने फैक्टर होंगे? 14 फैक्टर। इस 14 फैक्टर में हमें वो सारे फैक्टर लेने हैं जो 8 से बड़े हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसमें वो सारे फैक्टर जो कि 8 से छोटे हैं उनकी संख्या को घटा दें। 192 1 से कटेगा, हाँ कटेगा, 2 से कटेगा, कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 के बाद ये 8 से भी कटेगा, कटेगा। अब 8 के बाद जो भी इसके फैक्टर आएंगे वो 8 से बड़े होंगे। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि इसके ये 6 फैक्टर जो हैं ये अपने आंसर नहीं हो सकते हैं, मतलब ये भाजक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 8 से छोटे हैं और x का मान 8 से बड़ा होना चाहिए। 192 के टोटल फैक्टर कितने थे? 14। 14 में से अगर ये हम 6 घटा देंगे तो कितने फैक्टर ऐसे होंगे जो x के संभावित मान हो सकते हैं? तो आप बोलोगे सर 8 x के संभावित मान हो सकते हैं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, मतलब फैंटाबुलस क्वेश्चन है, ये कह सकते हो स्टार में। अगला सवाल, इशिता एक अखबार को n मिनट में पढ़ सकती है, 7 मिनट में अखबार का कितना हिस्सा पढ़ेगी? अरे भाई ये तो बहुत ही सरल है। n मिनट में एक अखबार पढ़ा गया तो 7 मिनट में उसका मतलब ये हिस्सा पढ़ा जाएगा, तो यानी 7/n आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। और ये भी बोला गया था n का मान 7 से बड़ा होना चाहिए, तो वो था भी। अभी हमारे पास एक सवाल है, इस सवाल में इसका एलसीएम लेने की बात कही गई है। तो जब हम फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम होता है अंश का।
तो अगर हम 5, 25, 20 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम कितना आएगा, 20 और 25, 5 का एलसीएम 100 हो जाएगा, 100 और 15 का अगर हम एलसीएम लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त तो 300 हो जाएगा। यानी एलसीएम हो गया ऊपर 300 और नीचे जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका एचसीएफ लेना है। डिनोमिनेटर में 11 है, 33 है, 55 है और 77 है, तो इसका एचसीएफ तो 11 ही आएगा। तो एचसीएफ हो जाएगा 11। यानी इन सभी भिन्नों का जो एलसीएम हमसे पूछा गया था वो एलसीएम कितना हो जाएगा, 300/11। यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अच्छा जी, वाह। कह रहा बताइए कि इन कथनों में कौन सा सत्य है। पहला जो कथन है 1/2 + 1/6 + 1/12 और so on डैश 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 1/100 तक। तो अगर हम इसको देखें तो जैसे 1/2 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/2 प्लस 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। ऐसे ही so on डैश 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 हम 1/100 को क्या लिखेंगे, 1/10 - 1/11। तो आप ऐसी कंडीशन में देखोगे कि ये हिस्से आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। यानी यहां से बचेगा 1 और माइनस यहाँ पे बचेगा 11। तो यहाँ पर 1 - 1/11 का मतलब हो जाएगा 10/11। कितना हो जाएगा, 10/11 इसका उत्तर होना चाहिए। अब 10/11 जो है क्या 5/6 से छोटा है, ये देख लो। ये 10/11 जो है वो 5/6 से छोटा है या बड़ा है, तो 10 × 60, 11/55 यानी कि 5/6 से बड़ा है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो बिल्कुल सही लिखा है। सेकंड पर आइए, 1/3, 1/15, 1/35 so on डैश 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 ऐसे। 1/3 को हमने लिखा 1/1 माइनस 1/3 ही लिखा रहने देते, ठीक है। 1 - 2/3 लिख सकते हो या 1/3 ऐसे ही। 1/15 को हम क्या लिख सकते हैं, सुनना ध्यान से। जैसे इसमें हम पहले तो 2 से भाग लगाएंगे और फिर हम इसको लिखेंगे ऐसे। 1/3 को क्या लिख लेंगे, 1/3 को लिखेंगे 1 - 1/3 प्लस 1/15 को क्या लिखेंगे 1 - 3/1/3 माइनस 1/5 लिखेंगे। ऐसे ये मामला चलेगा। प्लस फिर 1/35 लिखा है, उसको हम क्या लिखेंगे 1/5 माइनस 1/7 और प्लस वन डैश 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 डैश। ये चलेगा मामला। इसको जब हम सोल्यूशन में लिखते हैं तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है जो मैंने आपको कई बार बताया। जैसे ये लिखा है 1/3, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा 1/1 × 3। ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 × 5, ठीक। बल्कि उसके बाद आगे आ जाएगा 1/5 × 7 और जो आखिरी टर्म इसमें दिया है वो हमारे पास हो जाएगा 1/11 × 13। जब इसको आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था कि इसका डिफरेंस लिख देते हैं 1/2। पहले का पहला पद यानी 1 और आखिरी का आखिरी पद यानी 1/13। 13 एकम 13 माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा 12/13। 12/13 का मतलब ये हमारे पास 6 होगा, 6/13। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या 6/13 जो होता है वो कभी भी 7/13 से बड़ा हो सकता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं ये तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। अब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए? हमारा आंसर आएगा केवल पहला सही है। ऐसे क्वेश्चन यदा कदा पूछे जाते हैं, लेकिन जब भी पूछे जाते हैं होते बड़े मजेदार है भैया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। ये सवाल हमारे पास दिया है, पूछ रहा है इसका मान क्या। अब देखने में लगता है कि सवाल बहुत छोटा है, बड़े आराम से किया जा सकता है, लेकिन जब आदमी करता है इस सवालों को तो उसको समझ में आता है कि यार क्या गजब सवाल है। 0.56 के में केवल 6 के ऊपर 12, तो 56 - 5 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 51 और बटे में 1 9 और 1 0 माइनस 723 में केवल 2 और 3 के ऊपर 12 है, तो 723 में से 7 घटा देंगे 716 आ जाएगा। 716 ऊपर होगा और नीचे क्या हो जाएगा, 2 बार 9 हो जाएगा, 1 बार 0 हो जाएगा। प्लस 0.39 लिखा हुआ है, 39 में से 3 घटाएंगे तो अपने पास 36 आ जाएगा और 1 बार 9 नीचे, 1 बार 0 नीचे। फिर गुणे में हमारे पास क्या लिखा है 0.7 हो जाएगा 7/9। इतना प्रोसेस है जो कि हमको सॉल्व करके आगे बढ़ना है। सुनिएगा ध्यान से। अगर हम थोड़ा इसको सॉल्व कर लें तो 9 चौको 36 हो जाएगा, 7 चौको 28/90 कर सकते हो। 28/90 का मतलब क्या हो जाएगा 14/45। 2 से और काट दो, 7 दूनी 14, यहाँ से 45, ये हो जाएगा हमारे पास 14/45 या 28/90 लिखा रहने तो एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। ठीक,
28/90। अब एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 990। एलसीएम हमारे पास आ गया सभी का 990। बहुत ध्यान से सुनना, 990 बनाने के लिए इसमें हमें 11 का गुणा करना पड़ेगा और ऊपर अगर हम 11 का गुणा करेंगे तो 561 आ जाएगा, माइनस ये हमारे पास 716 ऐसे ही बना रहेगा, प्लस 990 बनाने के लिए 11 का गुणा करोगे, ऊपर करोगे 11 का गुणा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 11 28 88 8 8 और 11 दूनी 22 और 8 30 यानी कि 308 हो जाएगा। 561 प्लस 308 हो जाएगा 867। कितना हो जाएगा 867 और माइनस में है 716 और बटे में है 990। यहां जब हम इसको घटाकर लिखेंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे में 990। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ होगा अगर 990 है तो 151 जो संख्या आई है, जैसे मान लो 723 था, 723 में जब हमने ये संख्या घटाई होगी तभी हमारे पास 716 बटे हमारे पास कितना आया होगा 990। 990 आने का मतलब यही है कि 2 अंक पर बार होगा। 990 नीचे है तो मतलब 2 अंक पर बार होगा। अब देखो जरा 716 से 723 पहुंचना है तो पहले वाली संख्या ही तो जोड़नी पड़ेगी, पहले वाली संख्या ही तो जोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर हमने भाग आग सही दिया है, गुणा सही किया है, 5 1 6 561 716 और 8 8 2 10 0 1 2 और 1 3, ठीक है 5 3 861 और 8 69 होगा। यहाँ पर कितना होगा 69, ठीक है तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1, 153 बटे में 990 हो। तो इसका मतलब पहले वाली संख्या को जोड़ कर लिख देंगे, तो पहले वाली संख्या जोड़ कर लिखोगे तो हो जाएगा 154 पूरा पूरा, बहुत ध्यान से सुनना 154। अब नीचे वाला अगर बार हटाना है तो सिर्फ 2 अंक पर दशमलव 2 अंक पर बार लगेगा ना, यानी कि ये हमारे पास क्या बनेगा 0.154 में 5 4 के ऊपर बार, ये ऐसे सवाल हो जाएगा। क्लियर हुई बात? देखने में लग रहा था कि सवाल छोटा है सरल है, लेकिन जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तब असली महत्व समझ में आएगा कि वाकई में ये सवाल ठीक है, अच्छा सवाल है। इस सवाल को अगर स्टार देंगे तो मैं इसको 3 स्टार दूंगा, ये 3 रेटेड स्टार का सवाल है भाई, ये वो सवाल, मैं इसको 3 स्टार जरूर दूंगा। बहुत प्यारा सवाल है और देखने में बस यही लगता है लोगों को, अरे यार ये क्या सवाल पूछ दिया है सर, बहुत खूबसूरत सवाल है ये। पूछ रहा है इसका मान किसके बराबर होगा, तो पहले जो दी हुई संख्याएं है ना इसका वर्गमूल निकालेंगे और फिर उसका अंतर लेंगे। देखो जैसे अगर मैं 7 - 4√3 का वर्गमूल निकालूंगा तो ये रूट के अंदर जानते हो क्या लिखा जाएगा, ये रूट के अंदर लिखा जाएगा 2 - √3 का होल स्क्वायर, ये लिखा है 2 - √3 का होल स्क्वायर। आप स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। अब ये स्क्वायर से ये वर्गमूल खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा 2 - √3 आ जाएगा। इसको देखो ये जो 28 + 10√3 दिया है ये लिखा हुआ है अपने पास क्या 5 + 2√3 का होल स्क्वायर, ये लिखा है 5 + 2√3 का होल स्क्वायर, ठीक है 5 + √3 का होल स्क्वायर है, सिर्फ 5 + √3 का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अब ये स्क्वायर से वर्गमूल खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5 + √3, सिंपल सी बात है, और बीच में लगा है माइनस। जब माइनस अंदर जाएगा तो 5 में से 2 घटाने पर 3 आ जाएगा और माइनस अंदर जाके इसको बना देगा हमारे पास प्लस, तो ये हो जाएगा 2√3, तो ये 3 हो गया प्लस ये 2 हो गया और √3 का मान अगर हम 1.73 लिख लेते हैं, 2 अंक 1 अंक तक ही चाहिए तो इतना ही लिख लो, तो 17 दूनी 34 ये हो गया, तो 3.4 + 3 का मतलब हो जाएगा 6.4 अपने इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, लगभग 6.4 या 6.5 इसका आंसर बन जाएगा। अगर 3 2 लेंगे तो लगभग 6.5 बनेगा और पूछा भी यही गया था ना किसके निकटतम क्लोजेस्ट टू, ठीक है। sin थीटा - cos थीटा का मान 7/17 है, तो आपसे कहता है कि sin थीटा + cos थीटा का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास कभी भी sin थीटा - cos थीटा का कुछ मान दे रखा हो, मान लो k दे रखा हो, और आपसे पूछ देता है कि sin थीटा + cos थीटा का मान क्या होगा, तो इसका मान होता है रूट के अंदर 2 में से k² को घटाकर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान दिया है 7/17, इसका मान के लिए क्या करेंगे, इस रूट के अंदर 2 + k² यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 49/289 289 आ जाएगा। 290 का 2 गुना होता है 580, 580 में 2 घटा लेंगे 578, ठीक है।
578 प्लस 49, सॉरी माइनस करते हैं यहाँ पर, टू माइनस 578 में से 49 माइनस कर देंगे। तो अगर मैं 578 में पूरा का पूरा 50 माइनस कर दूं, 578 में अगर हम 50 माइनस कर देंगे तो 528 बनेगा, लेकिन हमें 49 माइनस करना है तो एक उधर जोड़ दो तो 529 हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा 529 और नीचे हो जाएगा 289। 529 का वर्गमूल होता है 23 और 289 का वर्गमूल होता है 17, यानी आंसर क्या बनेगा 23/17। ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब बन जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना। कभी अगर इसका रिवर्स भी देगा तो भी यही काम होगा और कुछ नहीं करना। अगला सवाल, दो जहाज एक लाइट हाउस के विपरीत दिशा में इस प्रकार हैं कि वो तीनों कोलिनियर हैं। अच्छा, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दोनों जहाजों के अवसाद के कोण 30 और 60 डिग्री हैं। यदि जहाज 230√3 मीटर दूर हैं तो लाइट हाउस की ऊंचाई क्या होगी? ये ऑप्शंस है, मीटर में बतानी है। ठीक है, देखो हमारे पास ये दो बिंदु हैं, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, ये जहाज है और ये है लाइट हाउस। ये तीनों चीजें एक साथ कोलिनियर है बोला गया है। इनके जो अवसाद कोण है, अवसाद कोण का मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी अवनमन कोण है, एक 60 डिग्री का है और एक अवनमन कोण जो है ऐसे वो 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। अब हमसे कह रहा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी 230√3 है, मतलब यहां से यहां तक की टोटल दूरी जो है वो 230√3 है। अब सुनिए मेरी बात, अगर मैं इस वाले त्रिभुज को लेता हूं और इसकी ऊंचाई h मान लेता हूं, तो अगर ये 60 है, यानी 90 के सामने की भुजा ये है, 60 के सामने की भुजा ये है, तो ये एंगल रहा होगा 30। तो 30 के सामने की भुजा 1 होती है और 60 के सामने की भुजा √3 के रेशियो में होती है। h अगर √3 के बराबर है तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी h/√3। यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा, 90 है ये 30 है तो ये 60 होगा। अब यहाँ पे 30 के सामने की भुजा h है तो 60 के सामने की भुजा क्या होगी? √3h होगी। और इन दोनों के बीच की दूरी ये दी हुई है, तो इन दोनों का जो योग होगा जिसमें हम h कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 + 1/√3। इसको जब सॉल्व करके लिखोगे तो 3 और 1 4/√3 होगा, जिसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। और ये बराबर हुआ 230√3 के बराबर। करेक्ट, 3 और √3 का गुणा करेंगे तो ये पूरा 3 बन जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 4 बना रहेगा। ये हो गया 3। करेक्ट है, 4 से भाग दे दो इसमें, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 57.3 × 3, 57.3 × 3 जब करोगे तो हमारे पास लगभग 172.5 आ जाएगा और यही इसकी ऊंचाई हो जाएगी 172.5। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, हाइट एंड डिस्टेंस में आता है। अगला सवाल, 108 डिग्री के केंद्रीय कोण के साथ 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्तखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है जिसका केंद्रीय कोण 108 डिग्री है। मतलब ये हमारे पास अगर कोई वृत्त है, ये कोई चाप है जहां जो केंद्र पर 108 डिग्री का कोण बनाता है और ये बोलता है कि अगर 7 सेंटीमीटर व्यास है, तो अगर व्यास 7 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे भाई, तो त्रिज्या होगी 7/2। तो ये जो चाप बनता है, ये वाला आर्क, ये आर्क, इसकी लंबाई बनती है। तो अगर इस आर्क की लंबाई बतानी है तो आर्क की लंबाई क्या होती है? 2πr। आर का मतलब 7/2 इंटू थीटा, यानी 108/360 ये होती है। इस 2 से ये 2 खत्म, इस 7 से ये 7 खत्म। अब हमारे पास जो भी ऑप्शन आएगा जिसको अगर हम काटेंगे पीटेंगे, जैसे अगर हमारे पास मान लो ये ऑप्शन है 4 से कटने वाली संख्या है कि 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 9 में 36 हो जाएगा, 9 से 10 बार काट लेंगे, 9 से 3 बार काट लेंगे, 22 × 3 66, 66/10 का मतलब 6.6 आपका आंसर बन जाएगा। 2023 का एक जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, 2023 का एक जबरदस्त क्वेश्चन था ये। ठीक ठीक क्वेश्चन है, जबरदस्त भी तो बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं कह सकते हैं, लेकिन ठीक क्वेश्चन है। अगला सवाल, x + 1/x का मान ये दिया हुआ है, x का मान 1 से बड़ा है तो x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 का मान इनमें से क्या होगा? सुनिए, देखिए अगर हमारे पास x + 1/x का मान दिया हुआ है किसके बराबर? 5 के बराबर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से x - 1/x का मान क्या होगा, तो क्या आप बता सकते हो x - 1/x का मान क्या होगा?
ठीक है, पहली बात ये बात। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से ये देख सकते हैं कि अगर ये लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x की पावर 4 का होल स्क्वायर और -1 अपॉन x की पावर 4 का होल स्क्वायर। एक ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी आएगा। a प्लस बी का मतलब x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 आएगा। a माइनस बी का मतलब x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 आएगा। बोलोगे हाँ, ये एज इट इज बना रहेगा। इसको हम और ब्रेक कर लेते हैं, ये हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 बना रहेगा। इसको हम और ब्रेक कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये सेम बना रहेगा, इसको और ब्रेक किया जा सकता है। तो हमारे पास जो सेम बना रहेगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। और अगर हम इसको और थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे तो एक ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन एक्स। अच्छा, ये सारी चीजें मेंटल कैलकुलेशन की हैं, क्योंकि आप जब सवाल करते हो तो ये सारी चीजें वहां पर सिखाई जाती हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स हमारे पास 5 दिया है, यहाँ से अगर हम x माइनस 1 अपॉन एक्स निकाल लेंगे तो हमें एक अंदाजा मिल जाएगा, क्योंकि वो रूट 21 ही आने वाला है, ये तो कन्फर्म है, वो तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैंने x माइनस 1 अपॉन एक्स निकाला तो x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होगा, रूट के अंदर इसका वर्ग करके 4 घटा के लिखते हैं। x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान हो गया रूट 21, इसका मान हो गया 5। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया है और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में से 2 घटा लेंगे 23। फिर ये जो 23 आया है इसका एक बार और स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि पावर 4 चाहिए। तो 23 का स्क्वायर 529, 529 में से हमने फिर से क्या कर लिया, 2 घटा लिया तो 527। यानी कि इन सब का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हमारे पास है। अब रूट 21 तो आना कंफर्म है। उसके बाद ये देख लो, जैसे कि ये 527 है जो कि 23 का वर्ग है, 527 इसी का वर्ग नहीं, 7 5 12, 12 2 14। अब इसका गुणा करना ही पड़ेगा, चलो करते हैं। 23 पंजे 115, 115 के बाद 527 है और साथ में हमारे पास रूट 21 तो बना ही रहेगा। इसका गुणा करना हमारे पास मेन मुद्दा है। अगर हम ये देखें कि लास्ट 2 डिजिट देख लेंगे तो भी 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें लास्ट 2 डिजिट बराबर हैं, इन दोनों में अलग है, वो बात अलग की। तो आप रूट 21 अलग कर लो, बाकी का डीएस देख लो। जैसे इसका डीएस आ जाएगा 5 2 7, इसका डीएस क्या आ जाएगा 5, 7 पंजे 35, 35 का मतलब डीएस होना चाहिए 8, 6 6 12 5 17 डीएस 8 है, 6 6 12 5 17 1 18, इसका डीएस 8 नहीं खत्म, 7 6 13 5 18 डीएस 8 नहीं है खत्म, 7 2 9 6 5 11 इसका डीएस 2 है। ये आपका उत्तर हो गया, क्या आ जाएगा 60,605 रूट 21। तो डीएस लगा लेते 60,605 रूट 21, ये आपका उत्तर हो जाता। ठीक, और ये सब चीजें जो लिखनी होती है ना, इसको लिखना होता ही नहीं है एक्चुअली, सिर्फ समझने वाली बात होती है, लिख के इस पर टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, ये मेंटल कैलकुलेशन है, ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, ये 3 स्टेप, ये 4 स्टेप, ये लिखना नहीं होता। आपको ये दिया है तो इससे डायरेक्ट यहां पर आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपकी सही होनी चाहिए। अगला सवाल, ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है, तो इसका मान हमसे पूछ रहा है। अच्छा, इसका मान पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान पूछ रहा है। चलो ठीक, और इसका मान दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका मान क्या होता है, तो सुनो मेरी बात। अगर ये आप देखो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, अगर ये लिखा जाए और इसको बटे में 2 कर दिया जाए, अगर ये लिखा जाए और इसके बटे में 2 किया जाए, तो क्या यही हमारे पास आएगा? ये भी समझ लीजिए। जैसे अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखता हूं तो हमारे पास क्या आता है, ए स्क्वायर, ध्यान से सुनना, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2bc। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको लिख के बता रहा हूं, प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का 2ca, ये आता। तो थोड़ी सी बात को समझना, a कितनी बार होगा, 2 बार, b कितनी बार, 2 बार, सी स्क्वायर कितनी बार, 2 बार होगा, सब 2 2 2 2 2 2 बार।
ये 2ab है, ये 2bc है, ये 2ca है, इससे भी 2 कॉमन हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेने के बाद अपने पास अंदर क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस सी। यही आता कि नहीं आता? आप बोलोगे हाँ। तो अगर हम इसमें बटे 2 कर देते तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर बन जाएगा। ये लिखने की वहां जरूरत नहीं है कि वहां पर आप लिखने लगे, नहीं, ये आपको फॉर्मूले बिल्कुल दिमाग में फिक्स होने चाहिए। चलिए, a माइनस बी का मतलब माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, b माइनस सी का मतलब माइनस 1 स्क्वायर करेंगे 1, c माइनस a का मतलब 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बटे 2, तो 4 तो 6, 6 बटे 2 का मतलब 3 जवाब। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर। ठीक है, तो ये वहां लिखना नहीं है। चलिए, कहता है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस। इसका हमको मीन प्रोपोर्शन यानी मध्य अनुपाती निकालना है। एक क्वांटिटी ये दे रखी है, एक क्वांटिटी ये दे रखी है, इसका मध्य अनुपात निकालना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे तो ऊपर आएगा ए क्यूब, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आएगा सर। तो वो इससे कट जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक बार ए प्लस बी आएगा, एक बार ए माइनस बी आएगा। इसका ए माइनस बी इससे कट जाएगा, क्योंकि मध्य अनुपाती में तो दोनों का गुणा करना पड़ेगा ना। कहने का मतलब ये है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बटे में हमारे पास दिया है ए माइनस बी, इसका और इस संख्या का मध्य अनुपाती निकालना था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसी का मध्य अनुपाती निकालना है ना। ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसके फॉर्मूले में ये आता है, खत्म हो जाएगा। यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, यहां पर सिर्फ बचेगा ए प्लस बी। बहुत ध्यान से सुनना, यहां से भी क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। तो ए प्लस बी 2 बार हो गया और इसका वर्गमूल ले लोगे तो फाइनली हमारे पास ए प्लस बी ही आ जाएगा। ए प्लस बी होने का मतलब बी आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा। रफ्तार तो आपको करनी पड़ेगी, बिना रफ्तार के कुछ काम ही नहीं बनेगा। ए 45,000 रुपए लगा के व्यवसाय शुरू करता है, बी बाद में 30,000 के साथ जुड़ जाता है। बी कब शामिल हुआ यदि वर्ष के अंत में लाभ को 2 और 1 के रेशियो में बांटा जाता? सिंपल सी बात है कि अगर हम 45,000 और 30,000 का रेशियो ले लेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा 3 और 2 का। यानी ए और बी ने जो अपनी धनराशि लगाई है वो 3 और 2 के रेशियो में लगाई। बी कब शामिल हुआ ये नहीं पता, बी शामिल कब हुआ नहीं पता। हमने कहा टी समय के लिए शामिल हुआ। ए पूरे 12 महीने के लिए शामिल हुआ था, क्योंकि वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा हुआ था और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और लाभ का बंटवारा जो हुआ वो 2 और 1 के रेशियो में हुआ है। ये बात ए की है, ये बात बी की है। अब बहुत ध्यान से सुनना है, सिर्फ सुनना ही है। 2 दूनी 4 तिहाई 12, यानी टी का मान आ गया हमारे पास 9। यानी बी ने अपना धनराशि 9 महीने के लिए लगाई है। तो अगर 9 महीने के लिए लगाई होगी तो व्यापार शुरू होने के 3 महीने बाद उसने ज्वाइन किया होगा, तभी तो 9 महीने के लिए लग पाया है, क्योंकि 1 साल के अंत में लाभ हुआ है। तो आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ इनिशिएशन ऑफ बिजनेस बी ने ये बिजनेस ज्वाइन किया था। चलो जी, दी गई आकृति में त्रिभुज PQR में एक वृत्त इस प्रकार अंकित है कि क्रमशः बिंदु DEF पर PQ, QR और RP भुजाओं को छूता है। DEF पर यदि भुजा PQ का मान 18 है, भुजा PQ का मान 18, कहाँ है PQ? PQ बोल रहा ना 18, PQ यानी ये भुजा हमारे पास 18 दी, ठीक है। QR का मान 13 है, Q से R का मान 13 है, ये मान 13 है, ठीक। और RP का मान 15 है, R से P का मान 15 है, ये मान 15 है। तो हमसे कह रहा है तो PD की लंबाई बताइए, P से D की लंबाई क्या होगी? सिंपल सी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से मेरे प्यारे भाई, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो ये भी x हो जाएगी। इस बाह्य बिंदु से ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, तो अगर इसको y माना तो ये y हो जाएगी, और इस बाह्य बिंदु से ये स्पर्श रेखाएं हो गई, तो अगर इसको z मानेंगे तो ये भी z हो जाएगी, हो जाएगी। सभी को जोड़ लीजिए, z प्लस वाई, वाई प्लस एक्स और z प्लस एक्स, सभी को जोड़ लेता है। सभी को जोड़ने पर 2 तो कॉमन आ ही जाएगा, और जब 2 कॉमन आएगा तो अंदर हमारे पास सिर्फ x प्लस वाई प्लस z रहेगा, और इन दोनों का जो तीनों का जो योग बनेगा वो कितना बनेगा? ये 18 थी, एक 13 थी, एक 15 थी, 18 15 33 33 13 46 बन जाएगी, ये हो जाएगी 46।
तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या आ जाएगा, 46 का आधा यानी कि 23 हो जाएगा। यानी त्रिभुज का अगर परिमाप पूछा जाता तो वो 23 हो जाता। अब मेरे प्यारे भाई हमसे पूछा था पीडी की लंबाई क्या होगी। ये जो पूरी भुजा यहाँ से पी से क्यू तक की थी, ये पूरी भुजा, इस पूरी भुजा की जो लंबाई है वो हमारे पास पी क्यू की जो लंबाई है वो हमारे पास है x प्लस जेड। कितनी है, x प्लस जेड। और उस x प्लस जेड का जो मान है, जो पी क्यू भुजा है उसका मान है 18। x प्लस जेड का मान 18 है प्लस y बराबर 23। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, y हमारे पास आ जाएगा 5। और y कहां पर है, अच्छा ये z है। ये क्या है, हमें z निकालना है, पीडी की लंबाई निकालनी है ना, पीडी की लंबाई ये निकालनी है। तो ये हमारे पास थी z, ये हमारे पास z थी। z की लंबाई निकालनी है तो x प्लस वाई की लंबाई का हिसाब करना पड़ेगा। अब x प्लस वाई कहां थी, ये x थी, ये y थी, ठीक। तो x प्लस वाई यानी कि जो आर क्यू भुजा दी है ये हमारे पास 13 दी। इसमें से अगर हम x प्लस वाई को माइनस कर लेंगे, यानी 13 माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास z आएगी सिर्फ 10। और यही पूछा गया था z कितनी होगी, z का मान पीडी है जो कि 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। कितने के बराबर हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी। अगला सवाल, एक बोतल में दूध और पानी के मिश्रण में, पानी के मिश्रण का 8 लीटर 3:1.3 लीटर के अनुपात में दिया गया है, ये अनुपात में दिया गया मिश्रण मिलाया जाता है। दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। क्या एक बोतल में दूध और पानी के मिश्रण का 8 लीटर 3:1.3 लीटर पानी के अनुपात में दिया गया है, मिश्रण मिलाया जाता है। कितना मिश्रण मिलाया जाता है। A bottle holds 8 liter of mixture of milk and water in a ratio of 3:1.3 liters of water। फिर कह रहा है if water is added to the given mixture, water ऐड किया जाता है, find the new ratio of the mixture। कितना वाटर ऐड किया जाता है। ये सवाल यहाँ पर थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा है ना। यहाँ पर ये हो सकता है कि 3 और 1 के रेशियो में हो, फिर 3 लीटर वाटर ऐड किया जाता हो। तो देखो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि 8 लीटर की क्वांटिटी थी, 8 लीटर में इनका रेशियो 3 और 1 का था, तो 3 और 1 4 हो गया, मतलब ये 6 लीटर था, ये 2 लीटर था। अब अगर इसमें हम 3 लीटर पानी को और ऐड कर देंगे तो हमारे पास दूध की मात्रा वही रहेगी और पानी की मात्रा हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5। तो 6 और 5 का नया रेशियो हो जाएगा। ये सवाल था। नेक्स्ट, 5 महिलाएं 9 लड़कियां 9 दिन में कुल मिलाकर 18,720 रुपए कमाती हैं, जबकि 9 महिलाएं 16 लड़कियां 14 दिनों में इतने रुपए कमाती हैं। 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिनों में कितना कमाएंगे। 13 दिनों में कितना कमाएंगे। तो देखो 12 महिलाएं और 7 लड़कियों के द्वारा एक दिन में जो भी राशि कमाई जाएगी, मुझे नहीं पता, मैंने अभी निकाली नहीं, वो जो भी निकाली जाएगी उसका जब हम 13 में गुणा करेंगे तभी आंसर आएगा। यानी आंसर 13 का मल्टीपल होगा। 13 × 39, 3 बचेगा 35, 13 दूनी 26, 7 बचेगा 71, 13 से नहीं कटता ये संख्या। 13 × 39, 2 बचा 29, 13 दूनी 26, 3 बचा 39, ये संख्या 13 से कट सकती है। इधर आओ, 13 × 39, 3 बचेगा 33, 13 दूनी 26, 7 बचेगा 78, 13 × 78, ये भी 13 से कट सकता है। 13 × 39, 3 बचा 31 हो गया, 13 दूनी 26, 5 बचा, ये भी संख्या 13 से कट सकती है। मतलब एक ही ऑप्शन 13 से नहीं कट रहा, बाकी सारे ऑप्शन 13 से कट सकते हैं, ऐसा बोल दिया गया। अब आते हैं सवाल के मेन मुद्दे पर। अगर 5 महिलाएं और 9 लड़कियां मिलकर 9 दिन में इतना कमा रही तो एक दिन में कितना कमाएंगे। तो आपका जवाब होगा सर एक दिन में 2040 रुपए कमाएंगी। अगर हम 18,720 को 9 से विभाजित कर देते हैं तो एक दिन में कितना कमा लेंगी, ये 80 होगा, 2080 रुपए कमा लेंगे। ठीक, उसके बाद 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिनों में 52,080 रुपए कमाती है, तो एक दिन में कितना कमाएंगे। तो आप बोलोगे सर 14 × 42, 10 बचेगा, 100 हो जाएगा, 14 × 7 = 98, 14 दूनी 28, ये एक दिन में 3720 रुपए कमा रही है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपसे पूछा गया है 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितना कमाएंगी। सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से। यहाँ 5 महिलाएं थी, 9 लड़कियां थी, एक दिन में 2080 कमा रही। यहाँ 9 महिलाएं हैं, 16 लड़कियां हैं, ये एक दिन में 3720 कमा रही हैं। ठीक है,
5 महिलाएं 9 लड़कियां एक दिन में कमाती हैं 2080 रुपए, 2080 रुपए, जबकि 9 महिलाएं हो जाएं और 9 महिलाओं के साथ कितनी लड़कियां होंगी? 16 लड़कियां, 16 लड़कियां, ये एक दिन में कमाएंगी 3720 रुपए। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि एक महिला एक दिन में कितना कमा रही है, एक लड़की एक दिन में कितना कमा रही है, तो बहुत हद तक सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, किया जा सकता है ना? हाँ सर, कर तो सकते हैं। तो चलो करते हैं। कैलकुलेशन का कोई सरल तरीका होना चाहिए ना, जिससे काम बने। दोनों को जोड़ें और दोनों को घटा लें, 9 5 14, 16 और 9 25। नहीं, काम नहीं बनेगा, बात तो वही आ जाएगी। सुनो, अच्छा कोई बात नहीं, घटा ही नहीं, तो मतलब सॉल्व ही करना पड़ेगा। देखो मैं एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ कि इन दोनों में किसी एक को बराबर करने के लिए ऊपर वाले में 9 का गुणा करता हूँ और नीचे वाले समीकरण में 5 का गुणा करने के बाद इससे इसको घटाऊंगा। इससे इसको घटाना पड़ेगा? नहीं, सॉरी, इससे इसको नहीं घटाएंगे, इससे इसको घटा लेंगे। 9 पंजे 45 में से 5 9 45 जाएगा, ये काम खत्म हो गया। 9 9 81 में से 16 पंचे 80 घटाओगे तो एक लड़की आ जाएगी। यहाँ पर 9 गुणे और यहाँ 5 गुणे, यहाँ जब 9 का गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आएगा? यहाँ पर 9 का गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 18,720, 18,720 आएगा। और यहाँ 5 का गुणा करने पर हमारे पास कितना आएगा? यहाँ पर 5 का गुणा करने पर 20 पंचे 100 हो जाएगा, 150 और 35 185, 185, 15,000 और 3500, 15,000 3500, 18,500, 18,500 और ये 18,600 आ जाएगा। ठीक, 18,720 में 18,600 घटा लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि एक लड़की एक दिन में 120 रुपए कमा रही है। अब एक लड़की एक दिन में 120 रुपए कमा रही है तो 9 लड़की कितना कमाएंगी? 12 9 में 108, यानी 1080 कमाएंगी। 2080 में से 1080 चला जाएगा तो बचेगा हमारे पास 1000, जिसे 5 महिलाएं मिलकर कमाएंगी एक दिन में। तो एक महिला एक दिन में कितना कमाएगी? 200 कमाएगी। कैलकुलेशन जितनी शार्प होगी काम उतना अच्छा। एक महिला ने एक दिन में 200 रुपए कमाए, 12 महिलाएं एक दिन में मिलकर 2400 कमाएंगे। एक लड़की ने एक दिन में 120 रुपए कमाए, 7 लड़की कमाएंगे 840 रुपए। तो हमारा इन सभी की मिलकर एक दिन में जो इनकम होगी वो हो जाएगी 3240 रुपए एक दिन की इनकम। और 13 दिन की इनकम कितनी होगी? तो 13 का गुणा, 13 0 0, 13 चौको 52 के 2 हासिल लग जाएगा अपने पास आगे, यानी 0 के बाद 2 आएगा तो ऑप्शन डी आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक सवाल था, ये भी अच्छा सवाल था। एक ट्रक निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाती है तो समान दूरी तय करने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। इसकी प्रारंभिक गति का 75% क्या है? ठीक है, सुनो, देखो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करने के कारण 2 घंटे ज्यादा लग गए। अब ये तो आपको तरीका तो पता ही होगा ना, ये तो नहीं कहेंगे कि इसको नए तरीके से बता दें। तो हमें क्या करना होगा? इनका 2 गुना करना है। जैसे 16 का 2 गुना 32, इसका 2 गुना 4। जब गुणा करने से हमारे पास दी हुई दूरी मिल जाए वहीं पर रुकना। क्या दूरी मिली? नहीं मिली, खत्म बात। फिर 3 गुना करिए 48 हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुना करिएगा 6 हो जाएगा। 32 गुणे 6 और 48 गुणे 4 करने पे क्या 384 मिलता है? नहीं मिल सकता। 4 गुना करिए 64 हो जाएगा, 4 गुना करिए 8 हो जाएगा। 64 गुणे 6 और 48 गुणे 8 करने पर ये दूरी मिल जाएगी, मिल जाएगी। 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 चौको 32 और 6 38। ये दूरी जब मिल गई तो हमें यहीं पर रुक जाना है। 384 इधर का भी गुणा करने पर आएगा, इधर का भी गुणा करने पर आएगा। तो यानी प्रारंभिक चाल उसकी कितनी होगी? जब 16 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी की है तो इसका मतलब उसकी प्रारंभिक चाल, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 64 होगी। और इस 64 का हमको 75% मतलब 3/4 निकालना है। तो 64 का 3/4 निकालेंगे तो 48 फिर हो जाएगा। यानी जो चाल रहेगी वो कितनी रहेगी? 48 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से और बी सी को 10 मीटर से हराता है तो ए और सी को कितनी दूरी से हराएगा? ये एमटीएस का एक बढ़िया क्वेश्चन है, समझना पहले। 100 मीटर की दौड़ है, पहले ए और बी को दौड़ाते हैं। तो अगर ए और बी 100 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं तो ये कह रहा है ए बी को 10 मीटर से हराता है। ए बी को 10 मीटर से हराता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए पूरा 100 मीटर दौड़ेगा तो बी 10 मीटर कम दौड़ेगा, यानी कि 90 मीटर दौड़ेगा। तो इनके द्वारा
जो डिस्टेंस होगी वो कितने रेशियो में कवर की गई होगी, 10 और 9 के। अब यही 100 मीटर की दौड़ में बी और सी है, तो बी किसको हराता है, सी को 10 मीटर से हराता है, यानी बी जब 100 दौड़ता है तो सी 90 ही दौड़ता है। तो बी और सी की गति का रेशियो अगर हम लेंगे तो ये 10 और 9 हो जाएगा। तो हमारे पास ये रेशियो है ए और बी का, यहां हमारे पास रेशियो है ए और बी का, यहां हमारे पास रेशियो है ए और सी का। मतलब जितने समय में ए 100 मीटर दौड़ता था, बी 90 मीटर दौड़ता था। तो टाइम अगर कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है ना, डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो बनता है। तो ए और बी की स्पीड का अनुपात है 10 और 9, जबकि बी और सी की, ए और सी की स्पीड का, ए और सी नहीं, ये बी और सी होंगे, ये बी और सी, बी और सी की स्पीड का रेशियो भी है 10 और 9। तो अगर हम इन सभी की स्पीड को बराबर कर लें, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, तो ये 100 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है ए सी को कितनी दूरी से हराएगा। रेस तो 100 मीटर की थी, तो अगर ए 100 मीटर दौड़ेगा तो सी 81 मीटर दौड़ेगा, यानी कितने मीटर से हराएगा, तो बोलोगे 19 मीटर से हराएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगला सवाल, ठीक है, चलिए जी। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 मिनट का समय लेता है। धारा के अनुकूल मतलब स्पीड ऑफ, मतलब बोट की स्पीड और धारा की स्पीड जुड़ेगी, अरे हट जा रही है, बोट की स्पीड और धारा की स्पीड जुड़ेगी। और इस कंडीशन में 15 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 15 मिनट में 16 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 64 किलोमीटर। इसका मतलब बोट के साथ उसकी स्पीड हो गई 64 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां पर बात समझ में आई होगी। अच्छा, जो समान दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में लगने वाले समय से 25% कम है। जितनी दूरी वो धारा के साथ में तय करता है, धारा के अनुकूल तय करता है, समान दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में लगने वाले समय से 25% कम है। ये लाइन बहुत जरूरी है, प्रतिकूल लगने वाले समय से 25% कम है, समय कम है 25%। तो बोट प्लस स्ट्रीम में जो समय लगता है वो बोट माइनस स्ट्रीम में लगने वाले समय से 25% कम है। यानी अगर यहाँ 4 के रेशियो में टाइम लग रहा है, तो यहाँ 3 के रेशियो में टाइम लग रहा है, ये टाइम का रेशियो। और अगर ये टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ, और उसी 4 का मान हमारे पास कितना आ गया, 64। तो 4 का मान 64, 1 का मान 16, 3 का मान 48। यानी धारा के विपरीत चाल कितनी होगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटे। अब पूछ रहा है स्थिर पानी में आदमी कितने किलोमीटर प्रति घंटे से नाव चला सकता है। पानी स्थिर है तो नाव प्लस धारा की गति हमारे पास है 64, नाव माइनस धारा की गति हमारे पास है कितनी, 48। अब नाव कितनी इसमें चलेगी, तो इसके लिए इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 8 4 12, 12 को जब 2 से भाग करोगे तो इकाई की तरफ 6 आएगा, यानी 56 हो जाएगा। 64 प्लस 48 112, 112 बटे 2 का मतलब क्या हो जाएगी, नाव की गति हो जाएगी 1 घंटे में 56 किलोमीटर प्रति घंटे। सवाल खत्म हो। ये स्पीड होनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए। आदित्य 1100 रुपए में 300 आम खरीदता है, इनमें से कुछ आम सड़ जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं, वह शेष आम को 5 रुपए प्रति आम की दर से बेचता है और 150 रुपए का लाभ कमाता है। फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब कितने आम जो सड़ गए थे, जो फेंक दिए गए। अब समझना बहुत ध्यान से, इसमें ये कुछ नहीं लिखा है कि कितने आम सड़ गए, सिर्फ उसने ये लिखा कि कुछ आम सड़ गए, फेंक दिए गए, शेष आम को 5 रुपए प्रति आम की दर से बेचता है और 150 रुपए कमाता है। 1100 की खरीद है, 150 रुपए कमाएगा, 1250 रुपए का बेचेगा। और एक आम अगर 5 का बेचता है तो इसका मतलब 5 दूनी 10, 5 पचम 25, उसने 250 आम बेचे होंगे। उसने आम खरीदे थे 300, बेचे 250, क्या रेशियो मिला, 5 से 6 बार, 5 से 5 बार, यानी आमों का रेशियो 6 से 5 का। कितने आम का रेशियो सड़ा, 1 किस पर, 6 पर। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3% आम जो सड़ गए तो वही फेंके गए। अगला सवाल, एक दुकानदार ने 3600 रुपए में निश्चित संख्या में सेब खरीदे, कितने नहीं पता। उनमें से 1/5 सेब को 10% की हानि पर, शेष सेब का 1/4, शेष सेब का 1/4 5% की हानि पर और शेष का 2/3 15% के लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर उसे 27% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष सेब को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ये सवाल है सीजीएल का 2023 का, और ये आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन है।
मैं ये उम्मीद कर रहा हूं अभी आप लोगों से, इसका आंसर मुझे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और ये बताते हुए देंगे कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, 15%, 20% और 15%, 20%, 25% की 3 क्रमागत छूट दी जाती है। तो कुल छूट क्या होगी? जब 15% की छूट दी गई है तो 20 में से 3 की छूट दी गई, यानी 17 पर बेची गई। 20% की छूट दी गई तो इसका मतलब कोई चीज 5 की थी 4 पर बेची गई। 25% की छूट दी गई तो चीज 4 की थी 3 की बेची गई। टोटल 20 पंचे 100, 100 गुणे 4, 400 हो जाएगा। 17 चौको 68, 68 गुणे 3 अगर हम देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 180 और 24 204 हो जाएगा। इसको रेशियो ले लो, 4 से काटने पर ये 100 हो जाएगा, 4 से काटने पर ये हमारे पास 5151 हो जाएगा। यानी 100 की चीज 51 पे बेची तो 49% का प्रॉफिट होगा, 49% का डिस्काउंट हो गया। कितने परसेंट का? 49% का। ठीक है, 24वां, एक व्यक्ति कंपनी में 10,000 रुपए की कुल राशि का निवेश करता है। राशि का एक भाग 10% साधारण ब्याज पर, शेष भाग 15% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। 2 वर्षों में उसे अर्जित कुल ब्याज 2400 रुपए के बराबर है। तो प्रति वर्ष 15% साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि क्या है? 2 साल में उसे 2400 का ब्याज मिला है, 1 साल में उसे ब्याज मिलेगा 1200। अब 10,000 का 1200 कितने परसेंट होता है? टोटल रुपए 10,000 जमा किए थे जिसपे 1200 ब्याज मिला, 1 साल में कितने परसेंट ब्याज मिला? 12%। पहले भाग पर 10% ब्याज मिला, दूसरे भाग पर 15% ब्याज मिला और टोटल पर जो ब्याज मिला परसेंट में वो 12%। एलिगेशन फटाक से 2 और 3, यानी जो राशि लगाई गई होंगी उसमें रेशियो होगा 3-2। 3 और 2 मिलकर 5 यूनिट बनाएंगे। 5 यूनिट का मान होगा 10,000, यानी कि 2,000 का गुणा हुआ। तो 1 यूनिट का मतलब 2,000, तो 3 यूनिट का मतलब हो जाएगा 6,000 और यहां पर हो जाएगा 4,000। अब आपसे सवाल ये पूछा था कि 15% पर कितनी राशि लगाई, तो 15% पर 4,000 रुपए लगाए गए होंगे। ऑप्शन बी आपका जवाब हो जाएगा। कहानी खत्म हो जाएगी, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 25% की दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतने रुपए है। x का मान क्या होगा? मतलब जो मूलधन है क्या होगा? जब मैंने आपको बता रखा है कि जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का सवाल पूछे और समय सिर्फ 2 वर्ष का हो तो आपको सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे खेलना है, जो कि यहाँ 25% दी है, जिसे 1/4 कहते हैं। अब 1 साल में 4 के मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर है 1, तो यहाँ पर बात थी 2 साल की, तो स्क्वायर कर देंगे 1/16। जो अंतर पड़ रहा था वो था 325 का, यानी 1 का मान 325 है, तो 16 का मान क्या होगा? तो आप बोलोगे 325 गुणे 16। 325 गुणे 16 करने पर 4800, 320 और 80, 5200। कितने रुपए हो जाएंगे? 5200 का खेल हो जाएगा। ये आपके पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। इसके साथ मैं आपको एक और बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। वो जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि मेरे प्यारे दोस्त, अपने मैथ्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच 149 रुपए में जो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, इसका ये लिमिटेड समय का ऑफर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इस महीने के लास्ट तक ये खत्म हो जाएगा। ठीक, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि इस बैच को सभी लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर लो। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि भाई हमारे पास तो कोई ना कोई बैच है तो हम क्यों ज्वाइन करें। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि 149 रुपए बहुत बड़ी कीमत नहीं है, एक बार आप ज्वाइन करो। फिर कोई भी चैप्टर जो आप उस कोर्स से पढ़ रहे हो और कोई भी चैप्टर जो आप इस कोर्स से पढ़ना, 10 दिन पढ़ने के बाद जिसमें आपका मन लगे, 10 दिन पढ़ने के बाद आप ये देखना कि अगर आप में अंदर 1% का भी इंप्रूवमेंट हुआ, 0.1% इंप्रूवमेंट हुआ है उस चैप्टर में, सोचने के तरीके में, सवाल करने के तरीके में, तो रखे रहना। नहीं तो ये लिखा सपोर्ट का नंबर 8574389172। एक मैसेज की आपकी देर रहेगी, आपका पैसा आपको रिफंड कर दूंगा। और क्योंकि अच्छा, कौन कौन इस बैच को एनरोल कर सकता है, कौन कौन बच्चे इस बैच को ले, उनके लिए सजेशन क्या है, तो मैं आप सभी को बता दूं। जिन बच्चों के एग्जाम अगले 10 से 15 दिनों में है वो इस बैच को बिल्कुल कतई ना ले, उनके लिए नहीं है। जिन बच्चों के एग्जाम आगे आने वाले समय में 2 महीने के बाद है, 1.5 महीने के बाद है, 2 महीने के बाद है, वही बच्चे इस बैच को एनरोल करें, क्योंकि इस बैच में डेली का डेली फ्रेश कंटेंट रिकॉर्ड करने के बाद आपको अपलोड किया जाता है। जैसे कल मैंने एवरेज की 4 क्लासेस अपलोड करी थी एक साथ, मजा ढंग से। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये आप लोग जरूर करेंगे। और ये कहां से आप लोगों को मिल सकता है? आप लोग हमारी एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो कि मैथ बाय अनुराग दीक्षित के नाम से, उस पर क्लिक करिए, उस पर डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। दूसरी बात,
गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद भी आप सीधे मैथ बाय अनुराग दीक्षित डालकर इस बैच को एनरोल कर सकते हैं और समय लिमिटेड है, कंप्लीट कोर्स मिलेगा सिर्फ 149 रुपए में, ये मेरी गारंटी। ठीक है भाई, तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।